हिंदी शिक्षण कोड 201 में संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। और अब तक हम संक्षेपीकरण के मूल तत्व, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा तीनों चीजें पढ़ चुके हैं। अब है संक्षेपीकरण की शिक्षा की आदर्श प्रणाली। संक्षेपीकरण एक कला है और इसके लिए बच्चों को भाषा ज्ञान के साथ साथ विश्लेषण एवं संश्लेषण, तर्क और वितर्क एवं विचार तथा निर्णय करने में भी निपुण होना चाहिए। और कक्षा 8 तक के बच्चे इन सब क्रियाओं में निपुण हो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है क्योंकि इस समय तक बच्चे में बाल्यावस्था होती है और थोड़ा झिझकपन होता है, अपने निर्णय लेने की क्षमताओं में अभी पूर्ण नहीं हुई होती। उन्हें संक्षेपण की शिक्षा कैसे दी जा सकती है क्योंकि अभी तो वह छोटे होते हैं, परंतु यह कार्य कक्षा 9 से प्रारंभ कर देना चाहिए। और संक्षेपण की शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से दी जानी चाहिए और अलग से भी हम इसे दे सकते हैं। हमारी दृष्टि से संक्षेपण की शिक्षा निम्नलिखित सोपानों के द्वारा दी जानी चाहिए। जैसे नंबर 1 है छात्रों द्वारा यथा सामग्री का मूल पठन। छात्रों द्वारा पठन सामग्री का मूल पठन। ठीक है, सबसे पहले छात्र यथा सामग्री का मूल पठन करें, फिर उसके बाद मोट पठन करते समय उन्हें शब्दों, मूल्य, तथ्यों को रेखांकित करना चाहिए। ठीक है, फिर आता है शब्दकोश का प्रयोग। शब्दकोश की सहायता से कठिन शब्दों के अर्थ लिखने चाहिए जिससे उन्हें लिखते समय कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और शब्दकोश की सहायता से जो कठिन शब्दों को चुनते हैं उनके अर्थ को समझकर और दोबारा पढ़कर उसे उन तथ्यों को मूल रूप से याद कर लेना चाहिए। फिर अब उन्हें मूल पठन। शब्दार्थ लिखने के बाद छात्र यथा सामग्री का पुनः से फिर दोबारा मौन पठन करें और उसके जो मूल तथ्य एवं उसके केंद्रीय भाव को भी समझे, जिससे उन्हें लिखे हुए जितने भी पठन की सामग्री है उसे याद करने में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा। फिर है बोध परीक्षण एवं तथ्य विश्लेषण। बोध परीक्षण एवं तथ्य विश्लेषण। ठीक है, बोध परीक्षण। अब शिक्षक प्रश्नोत्तर विधि द्वारा छात्रों के बोध की परीक्षा करें और यथा अंश की विश्लेषण कर बच्चों को तथ्य को छांटने एवं उनके केंद्रीय भाव को स्पष्ट करने के लिए कहें और स्पष्ट रूप को समझने में भी उनकी सहायता करें। यह उत्तरदायित्व शिक्षक का होता है।
भी आवश्यक होता है, क्योंकि जो भी उन्हें बोधगम्यता में पठन की सामग्री दी गई है उसका शीर्षक निकालने में टीचर को उनकी मदद करनी चाहिए, और जो मूल तथ्य छांटने हैं उसमें भी शिक्षक को बालकों की मदद करनी चाहिए। फिर बच्चों द्वारा मौखिक रूप में संक्षेपण। मौखिक रूप में संक्षेपण। अब छात्रों को यथालेख अथवा लेखांश के तथ्यों को मूल के 1/3 रूप में अभिव्यक्त करने का आदेश देना चाहिए और छात्रों की अशुद्धियों को उन्हीं की सहायता से दूर करना चाहिए। जितनी भी प्रकार की त्रुटियां बालक इस कार्य में करते हैं तो छात्र अध्यापक को चाहिए कि वे छात्रों को बताकर छात्रों के द्वारा ही उन अशुद्धियों को पूर्ण कराया जाए। फिर है बच्चों द्वारा लिखित रूप में संक्षेपण। सब बच्चों को यथालेख अथवा लेखांश को संक्षिप्त रूप से लिखने का आदेश देना चाहिए और इस समय शिक्षक को कक्षा निरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या सभी छात्र अपना अपना कार्य स्वतंत्र रूप से स्वच्छता एवं शुद्धता के साथ करते हैं या नहीं, क्योंकि उस दौरान निरीक्षण के दौरान अध्यापक को यह भी पता चल जाएगा कि बालक कितना कार्य कर रहे हैं और कितना नहीं, उनकी कितनी रुचि है लिखने में और किस क्रिया में वह निपुण हो सकते हैं और किस में उनमें अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसलिए बालकों को कुछ लेखांश अथवा लेखकों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बालकों को देना चाहिए। फिर है लिखित कार्य की जांच। लिखित कार्य की जांच, ठीक है। बच्चों के लिखित कार्य की जांच सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है। इसके अभाव में हमें बच्चों की अशुद्धियों का पता ही नहीं चल पाता। अगर हम उन्हें दिया गया गृह कार्य है वह रोज चेक नहीं करेंगे तो हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि जो कार्य हम बच्चों को करा रहे हैं, जिस प्रकार की शिक्षा हम उन्हें दे रहे हैं, क्या वो उस कार्य को सब पूर्ण रूप से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और किस प्रकार कहाँ तक उस शिक्षा के उद्देश्य हमारे पूरे हुए हैं और छात्रों में लिखित या मौखिक पठन की जो क्रिया है वह पूरी हो रही है या नहीं। सामूहिक अशुद्धियों को सामूहिक और व्यक्तिगत अशुद्धियों को व्यक्तिगत रूप से ही दूर करते हुए चलना चाहिए। अगर किसी बालक को गृह कार्य करने के लिए दिया गया है तो उसकी प्रतिदिन उसके होमवर्क की जांच होनी चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि जो उसे लिखित कार्य दिया गया है वह उसने किया है या उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या नहीं। और इसी प्रकार अगर सामूहिक रूप से कोई कार्य बालकों को दिया गया है तो वह सामूहिक रूप से ही उनकी अशुद्धियों को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर बच्चों को संक्षेपीकरण में निपुण करने के लिए आवश्यक है कि यथा गद्यांश अथवा पद्यांश में जो लिखित तथ्य होते हैं उनका भी विश्लेषण स्पष्ट करना चाहिए और बच्चों को उनकी मूल तथ्यों को जानने में भी उनकी सहायता की जानी चाहिए। फिर है जब बच्चों को यथा गद्यांश पद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाए तब उन्हें संक्षेप तक ला सकते हैं और लिखने के लिए भी उन्हें कुछ संक्षेप का
बातें। संक्षेपण के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें। संक्षेप लेख मूल लेख के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। फिर नंबर 2 है संक्षेप लेख में मूल लेख अथवा लेखांश के सभी तथ्य आ जाने चाहिए। ठीक है। फिर नंबर 3 संक्षेप लेख में मूल भावों की टीका टिप्पणी करने का अधिकार सिर्फ संक्षेपक को नहीं होता है और संक्षेप लेख अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए और यदि ऐसा करने में भाव को स्पष्ट करने में बाधा पड़ती है तो फिर उसे कोष्टक के रूप में स्पष्ट कर देना चाहिए। फिर इसके बाद संक्षेप लेख क्रमबद्ध रूप में सर्वमान्य भाषा और प्रभावपूर्ण शैली में लिखना चाहिए जिससे वह समझ में भी आए और सामने वाले श्रोता पर या पढ़ने वाले पर इसका एक असर पहलू पड़े। फिर उसके बाद है संक्षेप में लेख में संक्षेपक को मूल लेख अथवा लेखांश की भाषा का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। उसे अपनी भाषा और अपनी शैली में ही यथा अंश का सार प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, भाषाओं का जो भाषण है उनका संक्षेपण करते समय वक्ता की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रकार से करना उचित भी रहता है। और पूर्णता और स्पष्टता संक्षेपण की आवश्यक अंग है और संक्षेपक लेख लिखकर उसे ध्यान से देख लेना चाहिए। यदि कोई मूल तथ्य उसमें छूट गया है तो उसे फिर से लिख देना चाहिए। जहाँ कहीं अस्पष्टता नजर आए वहाँ पर भाषा में परिवर्तन करना भी यथाभाव को स्पष्ट कर देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद है यथालेख अथवा जो लेखांश हैं उनके शीर्षक छापते हैं समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो शीर्षक का संपूर्ण लेख का प्रतीक हो उस लेख को केंद्रीय भाव की अनुभूति होनी चाहिए।